हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पीडीएफ मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। द आइकॉनिक बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी इन तमिलनाडु। प्रतिष्ठित बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर आपको बताना है। मदुरई, चेन्नई, तंजावुर या फिर तिरुनेलवेली। देखिए, अब आपको ये टेम्पल्स है ना, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने होंगे। अब आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है और डीप क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, है ना। तो अब सीधे सीधे ऐसा नहीं पूछते कि इस स्टेट में है, थोड़ा और डीप जाने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं या फिर पर्टिकुलरली किस शहर में, ये पूछ लेते हैं। जैसे केरल और साउथ में जो भी टेम्पल्स हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको स्टेट वाइज याद होंगे, पर उसकी पर्टिकुलर सिटी भी आप याद रखें। तो इसका आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, रश्मि शुक्ला। आपको जानना चाहिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं रश्मि शुक्ला। इन्हें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और इस पद पर ये 30 जून 2024 तक रहेंगी। आपको बता दें, एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर को गार्ड करता है। सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना 1963 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, वो वांग थुओंग। आपको जानना चाहिए, वियतनाम में नए प्रेसिडेंट को चुना गया है। कई टाइम से यहाँ पर पावर स्ट्रगल चल रही थी लीडरशिप को लेकर, और आपको बता दें, वो वान थोंग यहाँ के नए प्रेसिडेंट होंगे और ये नुवियन जुआन फुक को रिप्लेस करेंगे। वियतनाम की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाम बिन चिन है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पावर रेगुलेटरी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जिष्णु बरुआ। आपको जानना चाहिए, जिष्णु बरुआ ये नए चेयरपर्सन बने हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC के। CERC की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998। आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जिसने ERC एक्ट 1998 को रिपील किया था, तो इसके लिए जो एजेंसी है वो CERC ही है। हु हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, शशिधर जगदीशन। देखिए, शशिधर जगदीशन जो कि HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। आपको बता दें, 5 मेंबर जूरी रही जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा द्वारा की गई है। तो इन्होंने चुना है
शशिधर जगदीशन को। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। हु हैज़ एज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सह सेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है एम.वी. सुचिंद्र कुमार। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने टेक ओवर किया है लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू से। आपको बता दें जो लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू हैं इन्हें जयपुर वेस्ट सप्त शक्ति कमांड का हेड बनाया गया है। पिछले महीने हमने ये भी देखा था कि एयर मार्शल ए.पी. सिंह ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं। व्हेन इज द नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी मार्च 4। देखिए हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार इसका थीम है आवर एम जीरो हार्म। आपको बता दें नेशनल सेफ्टी डे को फर्स्ट टाइम 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल सेफ्टी वीक 4 to 10 मार्च तक हर साल मनाया जाता है। आपको बता दें नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना 1966 में हुई थी, तो उसी के स्मरण के लिए नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। देखिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को करतारपुर कॉरिडोर का एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिख पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट किया जा सके। करतारपुर कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब गुरुद्वारा दरबार साहिब है, ये गुरु नानक देव का रेस्टिंग प्लेस है। इसे कनेक्ट करता है हमारे देश के जो पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में डेरा बाबा नानक श्राइन है, इससे 4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और जो इंडियन सिख पिलग्रिमेज हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं वीज़ा फ्री। 26 नवंबर 2018 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और 2 दिन बाद फिर वहाँ से जो तब के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने भी सेम सेरेमनी की। 550वीं एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ गुरु नानक जी 12 नवंबर 2019, इस दिन इसे ओपन किया गया था। The RBI imposed a penalty of rupees 3.06 crore on which payment platform for non-compliance with provisions of the prepaid payment instruments and know your customer। RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर के प्रावधानों का पालन न करने के लिए किस भुगतान प्लेटफॉर्म पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अमेजॉन पे। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि इसने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआईस और नोयर कस्टमर्स इनसे संबंधित जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनका अनुपालन नहीं किया है। इसी के साथ ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजीज एंड मनमपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भी इन्हीं कारणों की वजह से जुर्माना लगाया गया है। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपको बता दें 1.67 करोड़ का लगाया गया है, मनपुरम पर 17.63 लाख का और ओबो पे पर 5.93 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है डी गुकेश। देखिए इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर महाबलीपुरम में 44th चेस ओलंपियाड हुआ, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को मोस्ट एक्टिव फेडरेशन अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर अगस्त में सक्सेसफुली अपने राज्य में इस चेस ओलंपियाड को होस्ट किया। इंडियन वुमेंस टीम जिसमें कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी है, इन्हें बेस्ट वुमेंस टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जबकि ग्रैंड मास्टर RB रमेश को मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड, वहीं ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते को वुमेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बिकम द 81st चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है सयांतन दास। देखिए कोलकाता के हैं ये सयांतन दास, ये 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया से।
2500 जो ELO रेटिंग होती है उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया है। 2023 कांस ओपन इन्होंने जीता है। 80th ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR रहे। 79th ग्रैंड मास्टर प्रनेश M और 78th ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी हैं। India's gross domestic production registered a growth of 4% in the October-December third quarter of the current fiscal. भारत के सकल घरेलू उत्पादन ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? सही आंसर ऑप्शन ए है 4.4%। देखिए दिसंबर 2022 का जो क्वार्टर है इसमें इंडिया की GDP ग्रोथ 4.4% रही है, जबकि सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में 6.3% रही थी। तो ये आंकड़ा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। 2022-23 के जो थर्ड क्वार्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी GDP एस्टिमेट की गई है 40.19 लाख करोड़ रुपीस, और 2021-22 का जो थर्ड क्वार्टर उससे कंपेयर करें तो उस वक्त 38.51 लाख करोड़ रुपीस रही थी, यानी कि 4.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। इंडियन इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी फिजिकल 23 में, और यही बताया 2021-22 की जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसको रिवाइज किया गया है, 9.1% कर दिया गया है, पहले 8.7% बताया गया था। हु रिलीज द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है विवेक देबरॉय। देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट ये रिलीज की गई डॉक्टर विवेक देबरॉय के द्वारा, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि EAC-PM के चेयरमैन है। इस रिपोर्ट को ऑथर किया है अमित कपूर ने, नतालिया चाकमा ने और शीन जुत्सी ने। आपको जानना चाहिए इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया एक इवेंट के दौरान, इसका नाम था द इंडिया डायलॉग। इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये सेकंड एडिशन रहा, ये आपको जानना चाहिए। और इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से क्रिटिकल फाउंडेशनल स्किल्स के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है, और जितना जल्दी बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज में अडेप्ट हो जाए उतना ही जल्दी वो लिटरेसी में अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेट प्रोफाइल्स और देयर परफॉर्मेंस ऑन डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंटियर आर कवर्ड, ठीक है। तो स्टेट्स को कवर किया गया अलग अलग पैरामीटर्स पर, देख लेते हैं। तो इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसमें लार्ज स्टेट में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है, स्मॉल स्टेट में केरल टॉप पर है, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप टॉप पर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम टॉप पर है। आगे देखें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्कोर, केरल का देखिए आप 67.95 है, हाईएस्ट है। यूटीज़ में देखें अगर हम लक्षद्वीप का है। इस तरह से बेसिक हेल्थ स्कोर देखें सिक्किम का सबसे ज़्यादा है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर देखें दिल्ली का। गवर्नेंस स्कोर्स वेस्ट बंगाल। लर्निंग आउटकम्स स्कोर मध्य प्रदेश, और एक्सेस टू एजुकेशन स्कोर मेघालय। Who has become the first woman to be elected to the 60-member Nagaland Assembly? 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है हेकानी जाकालू। देखिए हेकानी जाकालू ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP से हैं, और ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्हें नागालैंड असेंबली के लिए इलेक्ट किया गया है। 60 मेंबर नागालैंड असेंबली में इलेक्ट हुई हैं। आपको बता दें दीमापुर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आई है, जो भी 2023 का नागालैंड असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा अगर आपको बताएं 1977 में सबसे पहली बार नागालैंड से कोई महिला लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव बनी, इनका नाम रहा रानो मेसे साजिया। उसके बाद पिछले साल सेकंड वुमेन पार्लियामेंट में एंटर की। 1977 के बाद पिछले साल दूसरी वुमेन नागालैंड की पार्लियामेंट में एंटर की, जब बीजेपी ने एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा मेंबर के लिए जो है भेजा, और उसके बाद अब ये गई हैं नागालैंड असेंबली में, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो 1 सीट लोकसभा की है, 1 सीट राज्यसभा की, जबकि असेंबली में यहाँ 60 सीट्स हैं। वेयर वॉज द लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस इन एशिया फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम? एशिया में अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी श्रीनगर। देखिए एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से, और इसमें लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस कवर की जाएगी, और ये कन्याकुमारी में कल्मिनेट होगी, ख़त्म होगी। तो 29 साइकिलिस्ट जिसमें कि 1 वुमेन भी है, ये 3651 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं, और इस रेस को एशियन अल्ट्रा
साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा। Which two weightlifting federations have joined hands to develop the sport in both countries? दोनों देशों में खेल को विकसित करने के लिए किन दो भारोत्तोलन संघों ने हाथ मिलाया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड रशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। देखिए, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड रशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इन्होंने हाथ मिलाया है ताकि दोनों ही कंट्री में जो ये वेटलिफ्टिंग का स्पोर्ट है इसको डेवलप किया जा सके। तो ये एमओयू एक तरह का साइन हुआ है जो रशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है इनके द्वारा, और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट सहदेव यादव, ये नाम याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ है ये? इंडियन फेडरेशन का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? नोएडा में। ये जो फेडरेशन होती है ना स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनकी चीफ, इनके जो हेडक्वार्टर से ये भी पूछ लेते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल बिगिन? पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोकराझार। देखिए, फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। आपको बता दें इसे ऑर्गेनाइज किया गया बोडोलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट के सपोर्ट से। आपको बता दें जो नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, आपने नाम सुना होगा, जो कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के फाउंडर रहे, ये भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये लाइन इसलिए ऐड की है मैंने ताकि आपका रिवाइज हो जाए ये फैक्ट, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम में। What was India's unemployment rate in the month of February as measured by the Center for Monitoring Indian Economy (CMIE)? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार फरवरी के महीने में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 7.45%। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इसने ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट में बताया कि फरवरी 2023 के लिए 7.45% रहा है, जबकि पिछले महीने 7.14% रहा, यानी कि बढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये रेट डिक्रीज़ हुआ है और 7.93% रहा। जनवरी में 8.855% था, जबकि दिसंबर 2022 में बहुत हाई चला गया था, 10.09%। साथ ही ये बताया गया है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 7.23% रहा है, जबकि जनवरी में 6.48% था, यानी कि ये बढ़ा है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। लेबर पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है, 39.8% से बढ़कर 39.92% हो गया है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में दर्ज किया गया, लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड निश्चित आयुष प्लान? किस बीमा कंपनी ने निश्चित आयुष योजना शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, इन्होंने एक न्यू एज सेविंग सोल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है निश्चित आयुष प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें रेगुलर इनकम गारंटीड है और लमसम बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है मैच्योरिटी होने पर। Who has been named Sportsman of the Year for his outstanding performance in 2022 during Sportstar SS 2023? Sportstar SS 2023 के दौरान 2022 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, PR श्रीजेश। देखिए, स्पोर्ट्स स्टार SS 2023 में PR श्रीजेश आप सभी जानते हैं हॉकी इंडिया में गोलकीपर हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है क्योंकि जो 2022 में उम्दा परफॉर्मेंस रही है उसके कारण। आप सभी जानते हैं FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22 में थर्ड फिनिश किया हमने और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता। वहीं सविता, इन्हें स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा को बेस्ट स्टेट फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन दिया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर हेल्ड? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? सही आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु है। देखिए, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग भारत द्वारा होस्ट की गई है सांगिला होटल बेंगलुरु में। घनश्याम प्रसाद जो कि चेयरपर्सन है CE, तो इन्हें फर्स्ट ये नॉमिनेट किया गया इनको फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं
ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। तो इसमें और शार्क में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा शार्क में कौन कौन है और बिम्स्टेक में कौन है। ठीक है, तो बिम्स्टेक में जो है म्यांमार और थाईलैंड ऐड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। परमानेंट सेक्रेटरीट की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में है बिम्स्टेक का। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1997, ये याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाउ मेनी क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बी सेटअप इन इंडिया? 10. In which city will Boeing's first global support center be set up? Gurugram. Which state government organized the first state level shrimp mela? Punjab. Where has Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Purushottam Rupala laid the foundation stone of the frozen semen station? Ranbir Bagh, Jammu and Kashmir. How many seats are there in all three northeastern states whose election results were declared recently? Answer is 60. आप इनसे कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। और आपको एक बात बता दें, कल करंट अफेयर्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, फिर रिज्यूम करेंगे करंट अफेयर उसके बाद से। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय नासा एज न्यू साइंस चीफ? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी टू इंश्योर सेफ इंटरनेट? Who has been appointed by the Swedish furniture retailer IKEA as new country commercial manager for the India business? Which bank has completed the acquisition of Citibank's customer business by paying a total purchase consideration of rupees 11,603 crore? Which company has delivered first fuselages for 6 AH-64 Apache attack helicopters ordered by the Indian Army from its state-of-art facility in Hyderabad? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।